जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 4 की केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे दिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक की व्हाई डू एटम्स मेक अ केमिकल बॉन्ड, फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बजाते खुद ये भी एक क्वेश्चन है। तो एटम जो है केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके जवाब की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड में बहुत दफा पूछे जा चुके हैं। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, बहुत दफा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो डू नॉट मेक अ केमिकल बॉन्ड, नोबल गैसेस केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती हैं। इसके पीछे रीजन की बात करेंगे कि आखिर नोबल गैसेस केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाती हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है जो कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, ये कैसे बनाते हैं केमिकल बॉन्ड और ये स्टेबल कैसे होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं तो केमिकल बॉन्ड के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर करते हैं, यानी कोई भी एटम हो अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो उसको कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल इख्तियार करनी चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए। तो उसकी हम बात करेंगे जो पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं आपसे कि डिफरेंस क्या है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल में। तो लिहाजा का डिफरेंस कर लेते हैं। जिस स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे ऑक्टेट रूल की सबसे पहले, तो ऑक्टेट रूल ये होता है कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास कोई भी एटम है, लेट्स से दैट कोई भी एटम है और ये उसके जितने भी शेल हैं, मैंने शेल बनाया है ये वैलेंस शेल है, राइट, आउटर मोस्ट शेल है। लेट्स से दैट कि इसके आउटर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डेफिनेटली अब ये चाहेगा कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, बस ये बात आपने याद रखनी है। बेशक लेट्स से दैट कि ये तीसरा शेल है, चौथा शेल है, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी शेल है, बस 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। लिहाजा 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपने याद रखने हैं। लेट्स से दैट ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके अंदर आ जाएगा और अब ये हो गया स्टेबल। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर शेल में सबके या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8 होते हैं। मतलब 2 उनमें होते हैं जिनके पास तो सिर्फ हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर बात बढ़ जाएगी, मतलब बहुत से एटम्स ऐसे हैं शुरू वाले, आप कह लें कोई 3 से 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वैलेंस शेल में वो 2 होने चाहिए। जैसे लेट्स से दैट हीलियम की अगर हम बात करें तो एक नोबल गैस है, इसके आउटर शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे इसके आउटर शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीलियम को फॉलो करेगा, तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को आप? तो लिहाजा ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है हाइड्रोजन। अब जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम आपको पता है प्रोडक्ट टेबल का जो है ये तीसरा एलिमेंट है, लिथियम प्रोडक्ट टेबल का तीसरा एलिमेंट है। अब इसके आउटर शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है। तब ये किसको फॉलो करेगा? तो लिहाजा ये भी हीलियम को फॉलो करता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल में जो है 2 होते हैं और आखिरी शेल में जो है वो 1 होता है। ये मैंने गलती से 3 बना दिए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकाल देगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल देगा तो इसके आउटर शेल में दोबारा क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी लिथियम ने फॉलो कर लिया हीलियम को। याद रखो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक सीक्वेंस बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 एंड 20, राइट। इस तरह हम चलते चले जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे एक नोबल गैस आती है जो कि हीलियम है। फिर हमारे पास 10वें नंबर पे एक नोबल गैस आती है जिसका नाम है नियॉन, और फिर 18वें नंबर पे एक नोबल गैस आती है जिसका नाम है आर्गॉन। तो याद रखो पहला नंबर हीलियम के करीब है, तीसरा नंबर हीलियम के करीब है, चौथा नंबर हीलियम के करीब है। अब 5वें नंबर पे आता है बोरॉन, बेसिकली तो वो भी हीलियम को ही फॉलो कर रहा होता है। अब 6ठे नंबर पे कार्बन आ जाता है, वो सोचता है यार कि मैं हीलियम की तरफ जाऊं कि नियॉन की तरफ जाऊं। अब नियॉन के आउटर शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, और जो हीलियम है वो डुप्लेट को फॉलो कर रहा है कि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा अब ये कार्बन सोचेगा कि मैं डुप्लेट फॉलो करूं कि मैं ऑक्टेट फॉलो करूं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 6 नंबर पे हैं तो अगर 1 2 3 4 नंबर, चौथे नंबर पे हीलियम है। इसी तरह से आप नीचे जाए तो 1 2 3 चौथे नंबर पे नियॉन है। अब इसको प्रॉब्लम है कि इसको फॉलो करना है, किसने? कार्बन ने। कार्बन 6ठे नंबर पे आता है।
तो अब कार्बन बेसिकली फॉलो करेगा नियॉन को, ठीक है, वो ऑक्टेट की तरफ जाएगा। मैं आपको इसका ट्रेंड बता रहा हूं। अभी आपको तो नहीं पता ना कि उसने जाना किस तरफ है, इधर उसने जाना हीलियम की तरफ है या फिर उसने जाना नियॉन की तरफ है, लेकिन वो जाएगा किसकी तरफ, नियॉन की तरफ। यानी कि किसको फॉलो कर गया कार्बन, ऑक्टेट को। ये डुप्लेट है, बाकी सारे 3 4 5 क्या है, डुप्लेट है, और 1 भी क्या है, डुप्लेट है। यानी कि डुप्लेट का मतलब होता है आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी से काम चलेगा। यानी आउटर शेल में अगर एक जितने भी इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 2 होने चाहिए। लेट्स से दैट कि हम अगर बात कर रहे हैं तीसरे नंबर लिथियम वाले की, भी मैंने आपको बताया था कि इसके 2 शेल्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर शेल में। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट को फॉलो कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को। और इसी तरह से अगर लेट्स से 5वें नंबर पे आते हैं बोरॉन है, तो पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये क्या करेगा, या तो ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, ऑक्टेट को फॉलो करेगा, या तो ये डुप्लेट को फॉलो करेगा। डेफिनेटली 5वें नंबर पे डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसके ऊपर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस तरीके से वो डुप्लेट को फॉलो कर पाएगा। इसी तरह से आप 6ठे नंबर पे कार्बन की बात करते हो, 7वें नंबर पे नाइट्रोजन की बात करते हो, 8वें नंबर पे ऑक्सीजन की बात करते हो, 9वें नंबर पे फ्लोरीन की बात करते हो, तो ये फॉलो करेंगे नियॉन को। इनके आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर शेल में 8 पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल आपको याद रह जाना चाहिए कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम अटेन कर रहा है, डुप्लेट रूल को फॉलो, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्टा मींस 8। और अगर कोई जो है एटम आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो चाह रहा है कि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो वो फॉलो कर रहा है डुप्लेट रूल को। यानी डाई का मतलब जो है वो 2 होता है, तो डाई से लफ्ज़ है डुप्लेट। तो स्टूडेंट्स ये था ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। और इस तरह से आप नीचे ले जाओ, हमारे पास 11वें नंबर पे सोडियम है, 12वें नंबर पे मैग्नीशियम है, 13वें नंबर पे एल्यूमिनियम है। अब फिर सिलिकॉन जो है वो कशमकश में है, इधर नियॉन को फॉलो करना चाहिए कि आर्गन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नियॉन भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और आर्गन भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इसको फॉलो कर ले तब भी आउटर शेल में 8 करेगा। यानी कि आप कह लो कि जो 5 नंबर है उससे जितने भी आगे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आगे आ रहे हैं, वो सारे फॉलो ही ऑक्टेट को करते हैं। यानी कि उन्होंने ऑक्टेट रूल को अटेन करना होता है, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल। आगे चलते हैं हम, व्हाई नोबल गैसेस डू नॉट मेक अ केमिकल बॉन्ड। कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाती हैं। तो नोबल गैसेस केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाती हैं ये आपको थोड़ा सा पता भी लग गया होगा, क्योंकि उनको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। उनके तो होते हैं, उनके पास तो कोई भी आप नोबल गैस देख लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सब के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, इनको ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से मुराद ये होती है कि एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ता है, एटम किसी दूसरे एटम से जुड़कर जो है वो अपने ऑक्टेट को, डुप्लेट को पूरा करता है। ये मैं आपको आगे जाके सारी बातें शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि नोबल गैसेस ये काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ना तो नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, ना तो नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। तो लिहाजा जब नोबल गैसेस को ना इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, ना गेन करने की जरूरत है, तो आप ये कह सकते हो कि नोबल गैसेस नेवर मेक अ बॉन्ड, दे नेवर मेक अ बॉन्ड। वो कभी भी बॉन्ड बनाते नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स हमारा सवाल था कि व्हाई डू एटम्स मेक अ केमिकल बॉन्ड, कि जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो हमने पहला इसका जवाब मालूम किया कि उनको पूरा करना होता है ऑक्टेट या फिर डुप्लेट रूल। उनको ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है या फिर डुप्लेट रूल पूरा करना होता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट रूल ऑल द टाइम, हर बार रूल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला रीजन हमें पता लग गया, जो अभी हमने सवाल भी किया कि ऑक्टेट पूरा करना होता है या डुप्लेट पूरा करना होता है। कौन से आइटम्स ऑक्टेट पूरा करते हैं, कौन से आइटम्स डुप्लेट पूरा करते हैं, इसके ऊपर मैंने आपसे बात की। स्टूडेंट्स अब जो हम बात करेंगे वो ये होगा कि व्हाई नोबल गैसेस डू नॉट मेक केमिकल बॉन्ड, कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाती हैं। मैंने रीजन दिया, आपको स्टेटमेंट दे देता हूं मैं आपको। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो डेफिनेटली मैंने आपसे सब बातें कर दी कि इनको 2 से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में चाहिए होते हैं, जो कि उनके पास होते हैं। यू डोंट नीड टू ऐड एंड रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि नोबल गैसेस को जो है वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
डुपलेट रूल के हिसाब से जो जो एटम्स मैंने आपको बताए 5 तक बताए, 1 से लेकर 5 तक, और बाकी जो एटम्स हैं उनको डेफिनेटली चाहिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा होगा उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लोग कहोगे वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो सब क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसके अलावा आप कह लें कि एटम डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। डेफिनेटली जब आउटर शेल में आपके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आने चाहिए थे, तो अब खाली जगह है मजीद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाने के लिए? तो मेरा ख्याल है कि खाली जगह मौजूद ही नहीं है। हम लिखेंगे कि दे डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मीन रखना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन लें, उनके 8 तो पूरे हैं। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा भर गया खाना खाकर, तो आपको क्या जरूरत है मजीद खाना खाने की? आप बिल्कुल भी एक लुकमा भी खाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको भूख लगी हुई है तो फिर तो आप सब कुछ खा जाएंगे, राइट? तो इस तरह से एटम्स की भूख खत्म हो जाती है। ऐसे एटम्स जिनको कभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जो एटम्स हैं वो नोबल गैसेस हैं, ठीक है? वो आपने याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो इनको आपने नहीं भूलना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, सो दे डू नॉट हैव लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे आर नॉन रिएक्टिव, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज ना गेन करेंगे, वो नॉन रिएक्टिव होंगे। तो ये दूसरा रीजन हुआ कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। इसमें बल्कि हम नोबल गैस की बात कर रहे हैं, इसमें हम इसका ये रीजन नहीं लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, बिकॉज दे वांट टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सो दे वांट टू, नोबल गैसेस के अलावा, दे वांट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा रीजन हो गया जो मैंने आपको, जो आपका टॉपिक है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं व्हाई, हाउ डज एटम्स रिक्वायर स्टेबिलिटी। वो एटम जो होते हैं आखिर, मतलब लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एटम्स जो नोबल गैसेस नहीं है। आपको बताया कि नोबल गैसेस हैं कुछ, ही आपको मैंने बता दी, बस यही कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते, लेकिन बाकी तमाम जो एटम्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करते हैं ना। तो वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं, हाउ डू दे गेट स्टेबिलिटी, इसके ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपके पास किताब होगी इस वक्त, तो आप उस पर देखो। पहली स्टेटमेंट जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर किसी एटम के पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर 3 है या 3 से कम है, इफ 3 और लेस देन 3, अगर 3, लेट्स से दैट, जैसे अब आउटर शेल, जो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस किस के होते हैं? वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, अनीडियम, थेलियम, सॉरी अनीडियम, टाइटेनियम, इन सब एटम्स के आउटर शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन नॉन मेटालिकली बिहेव करता है, वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये रख सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को आपको पता है कि हमेशा +3 होता है, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एल्यूमिनियम। इसी तरह से गैलियम भी जो है वो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, अनीडियम भी जो है वो +3 का रखेगा, और टाइटेनियम भी +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। अगर हम बात करें कि किसी एटम के आउटर शेल में लेस देन 3 है, यानी कि 2 होंगे, फिर तो लेस देन 3 का मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वाले एलिमेंट्स होंगे, और इन सब के आउटर शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +2 आ जाएगा। इसी तरह से लेस देन 3 में तो फिर डेफिनेटली हम अगर बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स भी आते हैं जिनके आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्योंकि इनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये सारे +1 हो जाएंगे। तो सोचने वाली ये बात है कि कोई भी एटम हो, उसके अगर एक, ये मतलब एटम स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, तो साइंसदानों का ये मानना है कि अगर किसी भी एटम के आउटर शेल में 3 है, 2 है या 1 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करेगा, सिवाय बोरॉन के। इन सब एलिमेंट्स को अंदर सब बोरॉन ऐसा है
अब मैं आपको बेसिकली जो है ना नॉर्मल एलिमेंट्स की बातें कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पहला ग्रुप है वो कॉइनेज मेटल्स का है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। इनके भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो लिहाजा ये भी क्या करेंगे अपने आउटर शेल में से 2-2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन जो रखने वाला ग्रुप है वो है बेसिकली तीसरा ग्रुप स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ये आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, बस आपने तो एक लाइन याद करनी है, बस ये वाली लाइन कि अभी एटम जो है वो या तो लूज करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर उसके पास गेन की मतलब बात नहीं कर रहा मैं, लूज की बात कर रहा हूँ। अगर लूज वो करेगा, अगर जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट फिर वो गेनिंग वाला आ जाता है, तो गेनिंग में फिर जो ग्रुप्स आ जाते हैं वो 4, 5, 6, 7 आ जाते हैं। चौथा ग्रुप आपको पता है कि चौथा ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड बेसिकली द कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड, ठीक है, ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, समझ रहे हैं इस चीज को आप। और इस तरह से बोरॉन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी कहते हैं। और फिर ये हैलोजेंस फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। अब ये बेसिकली इनके आउटर शेल में कितने हैं, अगर 7वां ग्रुप है, 17वां ग्रुप कह ले चले, आपका 7वां लिखा नहीं होगा, 17वां ग्रुप है, फिर 18वां ग्रुप नोबल गैस का वो मैं लिख नहीं रहा, तो 17वें ग्रुप में जो होंगे सबके आउटर शेल में कितने होंगे, 7 होंगे। तो साइंसदानों का ये मानना है कि जिनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे, वो गेन करेंगे। आप खुद सोचें ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है? डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है। यहाँ पर अब 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है कि एक को गेन करना आसान है? डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। इसी तरह से अगर लेट्स से दैट आपके पास कोई 16वें नंबर पे अगर हम देखें तो दैट इज ऑक्सीजन जो है उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर लेट्स से दैट उसके शेल में है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है कि 6 को बाहर निकालना आसान है? डेफिनेटली 6 को जो है वो 2 को जो है गेन करना आसान है, 6 को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। समझ रहे हैं इस चीज को आप? तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट ये हो गया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। इस तरह से एटम स्टेबल होता है, एक्वायर करता है, अचीव करता है स्टेबिलिटी को। और इफ द वैलेंस शेल हैव 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 की बात नहीं कर रहा, वो 4 मैंने वैसे ऐड कर दिया है लेकिन इसकी वो बात अभी नहीं कर रहा आपसे, लेकिन वो 5 से कंफर्म कर रहा है कि 5, 6, 7 जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। 4 की बात नहीं कर रहा, लेकिन 4 वाला भी इलेक्ट्रॉन गेन किसी हद तक कर सकता है, बल्कि नीचे देखा जाए तो लूज ही करते हैं। जर्मेनियम, टिन और लेड लूज कर देते हैं, सिलिकॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है। सिर्फ ये एक ऐसा एलिमेंट है सिलिकॉन जो लूज भी कर लेता है, गेन भी कर लेता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन एम्बिग्युइटी आ गई ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने, 4 ही लूज करने, क्या करें? तो गेन भी हो सकते हैं, लूज भी हो सकते हैं। तो वो सिलिकॉन ये फॉलो कर लेता है इस रूल को, लेकिन जर्मेनियम, सिलिकॉन और लेड जो है इस रूल को फॉलो करके लूज कर देते हैं, ये गेन करते ही नहीं, ये मेटल्स हैं। और ऊपर देखा जाए कार्बन, तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, -4 कर लेता है खुद। तो ये सारी कहानी राइट जो मैंने आपको सुना दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, शेयरिंग से भी हो सकता है, लेकिन मैं कोवलेंट बॉन्डिंग समझाऊंगा, फिर ये वाला पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। तो क्या सीखा आपने कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड? सबसे पहले टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट डुप्लेट, सो दे वांट टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा लिखते हैं दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी, इसलिए बनाते हैं बॉन्ड, दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो सब्सक्राइब कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, नोट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। इस चैनल के साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।